बायोलॉजी बूस्टर। मैं सोनू कुमार आज एक नए टॉपिक वेव के टॉपिक के साथ आपके सामने हूं। तो चलिए वेव के बारे में डिस्कस करते हैं। वेव क्या है? जैसे वाटर के अंदर वेव बनता है, रस्सी को जब आप मूव करवाते हो उसमें वेव बनता है, जैसे किसी वायर को हम दो सिरे से बांधे उसे थोड़ा सा टच करें तो उसके अंदर वेव बनता है। तो वेव है क्या? वेव एक तरीके का डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस है, इनकी बात करें एक तरीके का हलचल है। और इस डिस्टर्बेंस को आप किस रूप में शो कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो? तो वेव को किस रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप में इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ऊर्जा के रूप में। उससे आगे हम वेव के बारे में जानना चाहेंगे। वेव यानी कि तरंग। अब वेव से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी है जो आपको पढ़नी है? संबंधित टर्म्स। तो सबसे पहले आता है अपने पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आज के सेशन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा क्या आता है? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। तीसरा क्या आता है अपने पास? एम्पलीट्यूड। आयाम। जब हम इन तीन के बारे में जान लेते हैं उसके बाद जैसे वेव नंबर हो गया, इस तरीके की चीजें आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन पॉइंट है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आवृत्ति क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेस पर सेकंड। किसी भी एक सेकंड में कितनी बार वो प्रोसेस रिपीट करती है वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, क्योंकि यहां वेव की फॉर्मेशन हो रही है तो प्रति सेकंड कितनी वेव बनेंगे वो क्या कहलाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या रहती है? इसकी यूनिट रहती है हर्ट्ज या फिर पर सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स। ये इसकी यूनिट रहती है। फ्रीक्वेंसी गिव द एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन टू ए वेव। किसी भी वेव की पहचान क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी। दूसरी टर्म अपने पास वेवलेंथ। चलिए यहां वेवलेंथ डिस्कस कर लेते हैं। वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य। जब भी अपने पास कोई वेव है, जैसे ये कोई वेव है, तो इस वेव में इस हाईएस्ट पॉइंट ये बोला जाता है क्रस्ट, हिंदी में बोला जाता है श्रिंग, और ये वाला जो पार्ट बोला जाता है ट्रफ, गर्त। तो ये जो कंजिकेटिव जो लगातार अपने पास क्रस्ट आ रहे हैं, इनके हाईएस्ट पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है वो कहलाती है वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल रहता है लैम्डा। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या रहता है? न्यू। ये सिंबल रहता है फ्रीक्वेंसी के लिए इस तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर नीचे वाले पार्ट में आप देखोगे तो इन दो हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो वेवलेंथ कहलाता है। इसी चीज को अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है कितने डिग्री को कवर करने के बाद? 360 कवर करने के बाद। यहां पे भी यही बात लागू होती है, जैसे 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो किसी भी वेव को अपना 360 कंप्लीट करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट तय करना पड़ता है, विस्थापन, सीधी दूरी तय करनी पड़ती है, वही क्या कहलाता है? वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य। ये भी एक तरीके की लेंथ है, वेवलेंथ भी लेंथ है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा अपने पास मीटर। बाकी डिपेंड करेगा कि कौन सी वेव हम यूज कर रहे हैं। जैसे एक्सरेज यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में, 10⁻⁻⁻10 मीटर में। वो डिपेंड करता है वेव पे, किस वेव का वेवलेंथ कितना है।
इस तरीके से, ये वेवलेंथ है अपने पास। तीसरा पार्ट आता है अपने पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैसे समझे, जैसे किसी एक रस्सी को हम दो सिरे के बीच रखते हैं इस तरीके से। अब इस रस्सी को जितना ज्यादा आप ऊपर तक खींच सकते हो या जितना ज्यादा नीचे तक खींच सकते हो, तो इनके इस मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट रहता है, कितना ज्यादा उसे डिस्प्लेस कर सकते हो आप, ये कहलाता है क्या, एम्पलीट्यूड। हिंदी में बोला जाता है आयाम। आयाम भी क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो इसका यूनिट भी ऐसा यूनिट क्या रहेगा अपने पास, मीटर रहेगा। मीन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो यहां से बेसिक चीज हम देख के चल रहे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका यूनिट क्या है, वेवलेंथ क्या होता है उसका यूनिट क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है उसका यूनिट क्या है, ये हम देख के चले। वेव क्या, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वेव से एग्जाम के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। चलिए इसे आगे देख लेते हैं हम। वेव से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेव जब ट्रेवल करता है, ट्रेवल्स अलोंग विद, अपने साथ क्या लेके चलता है। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या जब भी कोई तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो अपने साथ क्या लेकर चलती है। तो आपका आंसर होगा एनर्जी तो जरूर लेके चलेगी, ऊर्जा। उसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या ट्रांसमिट करते हैं, मोमेंटम। ये अपने साथ ऊर्जा और संवेग संवाहित करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। दूसरा, टू ट्रांसमिट ए वेव, किसी तरंग के गुजरने के लिए माध्यम के अंदर क्या क्वालिटीज होना जरूरी है। माध्यम शुड हैव, मीडियम शुड हैव। अपने अंदर से किसी वेव को गुजारने के लिए मीडियम में दो प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। उन प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, एक तो होता है इनर्शिया, जड़त्व, और दूसरा होता है रिजिडिटी, रिजिडिटी दृढ़ता। पहला क्वेश्चन था अपने पास कि व्हेन ए वेव ट्रेवल्स, जब एक वेव जाती है अपने साथ क्या लेके जाती है, ऊर्जा और मोमेंटम। क्या लेके नहीं जाती, जो आपको गलत करना है, वो अपने साथ मैटर लेके नहीं जाती, द्रव्य लेके नहीं जाती। दूसरा क्वेश्चन है कि जब किसी माध्यम से वेव गुजरती है, तो माध्यम के अंदर इनर्शिया और रिजिडिटी दोनों क्वालिटी होना जरूरी है, जड़ता और दृढ़ता का गुण होना जरूरी है। उसके बाद क्या है कि व्हेन ए वेव, जब कोई तरंग, व्हेन ए वेव पास्ड थ्रू डिफरेंट मीडियम, जब अलग अलग माध्यम से गुजरती है, जब कोई तरंग अलग अलग माध्यम से गुजरती है, तो तरंग का कौन सा गुण है जो अपरिवर्तित रहता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव डज नॉट चेंज। आंसर क्या होगा, आंसर होगा फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी दैट डज नॉट चेंज। आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। उसके बाद यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना सकता है, स्पीड ऑफ ए वेव इन मीडियम। स्पीड ऑफ ए वेव, किसी तरंग की चाल इन मीडियम, माध्यम के अंदर चाल क्या रहेगी, तो v इज इक्वल टू इट्स फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये किसे डिनोट कर रहा है, आवृत्ति को डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, और ये किसे डिनोट कर रहा है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य को डिनोट कर रहा है। और ये v किसको डिनोट कर रहा है, स्पीड यानी कि चाल को। किसी माध्यम में तरंग की चाल क्या होगी, तो ये चीजें हमें पढ़नी है यहां से। उससे आगे देखिए,
जब भी हम वेव को डिफाइन करेंगे तो हमने दो क्राइटेरिया बना लिए हैं, दो कंडीशंस बना लिए कि इस बेस के ऊपर हम वेव को क्लासिफाई कर सकते हैं, वेव को बांट सकते हैं। तो वो टर्म्स कंडीशन क्या है या वो क्राइटेरिया क्या है, लिमिट क्या है जिसके बेस पे हम इन्हें बांट सकते हैं, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। वेव यानी कि तरंग। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पन्न होने के आधार पे, उत्पन्न होने के आधार पर। तो इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है अपने पास मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग, और दूसरा है अपने पास नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल अयांत्रिक। और अयांत्रिक में मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये दो पार्ट बनते हैं अपने पास। विद्युत चुंबकीय तरंग है अपने पास, यांत्रिक तरंग है। अब आ जाते हैं हम इधर। इधर अपने पास क्या पार्ट आता है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, प्रोपेगेशन, परिगमन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन, परिगमन के आधार पे, गमन के आधार पे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के आधार पे। तो यहां दो क्राइटेरिया बनते हैं अपने पास। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्घ्य तरंग, और एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ये अपने पास क्लासिफिकेशन है। अब इनको आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। मैकेनिकल वेव क्या होती है, नॉन मैकेनिकल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है और ट्रांसवर्स क्या है, इनके बारे में। चलिए इनके बारे में एक एक करके पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या क्या पॉइंट है जो इसके लिए आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले मैकेनिकल वेव वो होती है जो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, किसके कारण, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो किसी वस्तु के अणुओं के कंपन से पैदा होते, वो कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग की कमी या खासियत आप क्या कह सकते हो, रिक्वायर्ड, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड ए मीडियम, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम है, फॉर प्रोपेगेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेगेशन, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब मैकेनिकल वेव के एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हम लेके चलते हैं साउंड वेव, ध्वनि तरंग, सीस्मिक वेव, भूकंपीय तरंग, सीस्मिक वेव, भूकंपीय तरंग। उसके बाद मैं लेके चलता हूं वाटर वेव, जल तरंग। उसके बाद मैं लेके चलता हूं स्प्रिंग वेव, स्प्रिंग के अंदर बनने वाली तरंग, या फिर स्ट्रिंग वेव, रस्सी के अंदर बनने वाली तरंग। ये सब किस तरीके की तरंग है, जो वस्तु के कंपन से पैदा होती है। और जो भी तरंग वस्तु के कंपन से पैदा होगी उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये था अपना यांत्रिक तरंग। अब हम नॉन मैकेनिकल की बात कर लें। प्रोड्यूस्ड बाय
चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण के कारण ये पैदा होती है। चार्ज पार्टिकल आवेशित कण के कारण ये पैदा होती है, चार्ज पार्टिकल की सहायता से पैदा होती है, प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। अब इनकी खासियत क्या है? डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे अपने पास हो गया लाइट वेव, जैसे हो गया अपने पास एक्स रेज, जैसे हो गया अपने पास यूवी रेज, सन से आने वाली यूवी रेज, या फिर विजिबल लाइट हो गया अपने पास, या फिर हम बात करें इंफ्रारेड रेज हो गई। वो सारी की सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या नॉन मैकेनिकल वेव हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें, तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल का डिफरेंस हो गया होगा। जो चार्ज पार्टिकल के मोशन से पैदा होती है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से पैदा होते हैं वो मैकेनिकल वेव है। अब इनकी प्रोपेगेशन के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव किस रूप में फ्लो करती है? एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये कंप्रेशन यानी कि संपीड़न, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के रूप में ये आगे जाती है, प्रसारण के रूप में। जैसे कंप्रेशन की मैं बात करूं तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है। अब कंप्रेशन में आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा नजदीक होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और रेयर फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल आप देख रहे हो बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, तो इस केस में डेंसिटी यानी कि घनत्व माध्यम का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। कंप्रेशन में देखा है कि डेंसिटी बढ़ रही है, वही घनत्व बढ़ रहा है। और रेयर फ्रैक्शन में हमने देखा है कि घनत्व घट रहा है, डेंसिटी घट रही है। उसके बाद अगर इसके बारे में बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसमिट कैसे करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में देखें तो मीडियम के पार्टिकल्स का मोमेंट, लॉन्गिट्यूडनल वेव इधर लिख के चल रहा हूं मैं, लॉन्गिट्यूडनल, ये देखिए मीडियम के पार्टिकल्स का मोमेंट और वेव की प्रोपेगेशन, मीडियम के पार्टिकल्स का मोमेंट और वेव की प्रोपेगेशन सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर यहां हम बात करें तो ये किस रूप में चलती है, क्रस्ट एंड ट्रफ के रूप में चलती है। क्रस्ट और ट्रफ, श्रिंक और वृत्त के रूप में चलती हैं। या डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, डेंसिटी एक समान रहेगी, डेंसिटी यूनिफॉर्म एक समान रहेगी। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो मीडियम के पार्टिकल्स का मोमेंट अगर इधर है तो वेव इसके परपेंडिकुलर होगी, वेव इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। तो चलिए वेव का पार्ट एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से देखिए। वेव में दो कंडीशन आई है, पहली कंडीशन वेव पैदा कैसे हुई, दूसरी कंडीशन वेव प्रोपेगेट कैसे करेगी। पहली कंडीशन वेव पैदा कैसे हुई, उसमें अपने पास है मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल में मेजर पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वस्तु के कंपन से पैदा हुई है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज पार्टिकल के कारण पैदा हुई है। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, नॉन मैकेनिकल वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजर सकती है। जैसे लाइट है, कांच से गुजर सकती है, ठोस हो गया, पानी से गुजर सकती है, द्रव हो गया, हवा से गुजर सकती है, गैस हो गया, और निर्वात से गुजरती है, यानी कि चारों के अंदर ये चल सकती। वो कौन सी वेव है अपने पास, नॉन मैकेनिकल, या हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अपने पास ये। उसके बाद इधर हमें दिखाई दे रहा है कि वेव जब चलती है तो किस आधार पे,
तो ट्रांसवर्ज और लॉन्गिट्यूडनल दो आधार पे हमने इन्हें क्लासिफाई कर दिया। अगर वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन ये और मीडियम के पार्टिकल्स का मोमेंट भी सेम डायरेक्शन में है तो कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर वेव के पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, वेव इधर जा रही है और मीडियम के पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, या वेव इधर जा रही, मीडियम के पार्टिकल्स इधर जा रहे, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो वो कौन सी वेव, ट्रांसवर्ज वेव। जितनी भी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जितनी भी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो सारी की सारी ट्रांसवर्ज इन नेचर रहते हैं, अनुप्रस्थ रहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। उसके अलावा अगर मैं यहां से क्लासिफाई करना शुरू करूं, ध्वनि तरंग क्या है, तो अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इधर सिस्मिक वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जल तरंग क्या है, तो जल तरंग के अंदर दोनों पार्ट रहते हैं, कुछ पार्ट लॉन्गिट्यूडनल है और कुछ पार्ट ट्रांसवर्ज है, तो ये दोनों तरीके के रहते हैं। जल वेव के बारे में या जल तरंग के बारे में हम आगे एक बार फिर डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग के अंदर बनने वाली वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल है, और रस्सी के अंदर बनने वाली वेव कैसी है, ट्रांसवर्ज। इनको एक बार आप क्लासिफाई कर लीजिए। तो ये था कि वेव कैसे बनती है, वेव होती क्या है, चलने के लिए क्या चाहिए वेव को, या फिर हम वेव के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती है, फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, ट्रांसवर्ज वेव क्या है, मैकेनिकल क्या है, नॉन मैकेनिकल क्या है, और साउंड वेव किस कैटेगरी के अंदर आती है। यहां से देखो दो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, साउंड वेव मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि नॉन मैकेनिकल, और ट्रांसवर्ज वेव। ये दो पार्ट काफी इंपोर्टेंट है। और एक प्रॉपर्टी आती है अपने पास पोलराइजेशन, एक प्रॉपर्टी आती है पोलराइजेशन, जिसकी सहायता से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ये ट्रांसवर्ज, क्योंकि पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रांसवर्ज वेव शो करती है। चलिए इसी के साथ वेव यहां कंप्लीट करके हम अब बढ़ते हैं साउंड के चैप्टर की।